बड़ी खबर आपको बताते हैं। क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की राह पर जा रहा है या दिल्ली में कोई बड़ा सियासी डेवलपमेंट होने जा रहा है? ऐसे कई सवाल आपके जहन में होंगे, डिटेल से मैं आपको जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल के साथ आज की तारीखों में लाखों सवाल जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज कोर्ट में किस तरह से पेशी के लिए लाया गया था अरविंद केजरीवाल को। और जब पहली बार था जब अरविंद केजरीवाल आज अपना केस खुद लड़ते नजर आ रहे थे, अपनी दलीलें खुद रखते नजर आ रहे थे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल जब पेशी के लिए लाए गए तब की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शराब नीति केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 और दिन के लिए बढ़ा दी है। जब सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया। फैसला आया कि 4 दिन की और कस्टडी दी जा रही है। अब 1 अप्रैल तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट तक सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की और वो ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1:59 पर शुरू होकर 2:39 पर खत्म हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि आज कोर्ट रूम के अंदर किस तरह से ईडी और केजरीवाल आमने सामने थे और भिड़ गए। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, इन्होंने टाल मटोल करने वाले जवाब दिए हैं। ईडी कहती है हम केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना चाहते हैं। आपके गोवा प्रत्याशी के 4 और बयान दर्ज किए गए हैं। हम केजरीवाल और आप प्रत्याशी का आमना सामना करवाना चाहते हैं। फिर ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड नहीं बताया है, जिसके चलते हम डिजिटल डेटा हासिल नहीं कर पाए। केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले वो अपने वकीलों से बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं देना है। अगर वो पासवर्ड नहीं देते हैं तो हमें पासवर्ड ब्रेक करना होगा। इसके बाद ईडी ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने पंजाब के कुछ एक्साइज अधिकारियों को भी इस मामले में समन कर दिया है, उनसे भी केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के अफसरों का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह केस चलते चलते 2 साल हो गए। फिर वो कहते हैं कि मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए। आप इन दोनों को पढ़ लीजिए, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। फिर कोर्ट ने कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो आप लिख कर भी दे सकते हैं, लिख कर क्यों नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं बोलना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरा नाम 4 जगह आया है, बस एक है सी अरविंद। उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए। मेरे घर रोज विधायक आते हैं। क्या यह स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? केजरीवाल एक और गवाह राघव मुंगटा के बयान का भी हवाला दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस मामले में लोग गवाह बन जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केजरीवाल के इस बयान का ईडी ने विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम आपको 5 मिनट से ज्यादा बोलने का वक्त नहीं देंगे। फिर केजरीवाल कहते हैं कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। ऐसा क्यों? यह सही नहीं है ना। फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं एक और गवाह के 7 बयान दर्ज किए गए, 6 में मेरा नाम नहीं है। जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है। फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगला है शरथ रेड्डी। मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? हजारों पेज ईडी के दफ्तर में हैं जो हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता है? फिर केजरीवाल ने कहा कि 100 करोड़ का शराब घोटाला है, तो वो पैसा गया कहां? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, एक आपको खत्म करना और पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। फिर केजरीवाल कहते हैं कि शरथ रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि यह रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद भाजपा को 50 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी ने कहा कि इस मौके पर क्या ये बातें कोई रिलेवेंसी रखती हैं? फिर केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, चाहे जितने दिन चाहे वो मुझे कस्टडी में रख लें, पर यह घोटाला है। फिर ईडी कहती है चलिए कुछ लोगों ने पहले नाम नहीं लिया, ये जस्टिफाइड है, लेकिन उन लोगों ने पहले उनका नाम क्यों नहीं लिया, ये खेलना चाह रहे हैं। इन्हें कैसे पता कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं? ये सब इनकी कपोल कल्पना है। फिर ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को फंड मिला जिसका इस्तेमाल इन्होंने गोवा इलेक्शन में किया। एकदम स्पष्ट चेन है, हमारे पास बयान और दस्तावेज हैं जिसे साबित होता है कि पैसे हवाला के जरिए आए और फिर गोवा में चुनावी फंडिंग के लिए गए। फिर ईडी कहती है कि ये कह रहे हैं कि पैसे भाजपा को दिए गए, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता है, वो भी आम आदमी होता है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए। फिर ईडी कहती है हमारे पास सबूत हैं
कि इस आदमी ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी है। अगर किसी को बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है तो यह जांच का विषय है। यह पूरी 39 मिनट की कार्रवाई मैंने आपको बताई। फिर कार्रवाई के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान क्या आया, आपको सुनवाते हैं। शरद रेड्डी पे आपने क्या कहा सर? शरद रेड्डी पे बहुत शुभकामनाएं। मान साहब की बेटी हुई है, बहुत बहुत शरद रेड्डी पे आपने क्या कहा सर? शरद रेड्डी पे बहुत शुभकामनाएं। मान साहब की बेटी हुई है, बहुत बहुत अब आपको बताते हैं कि ईडी की वो दलीलें जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर से बढ़ गईं। ईडी ने किया क्या? दरअसल ईडी ने कोर्ट से रिमांड मांगते हुए यह कहा कि एक मोबाइल फोन से डेटा निकाल लिया गया है, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी से डेटा निकाला गया और उसका एनालिसिस किया जा रहा है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के घर में तलाशी के दौरान 4 डिजिटल डिवाइस मिले थे। उनसे डेटा अभी तक नहीं निकाला जा सका है। सीएम ने पासवर्ड देने के लिए अपने वकीलों से सलाह लेने के लिए समय मांगा है। बस इन्हीं 2 दलीलों पर कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि अभी तक उन्होंने पासवर्ड दिया नहीं है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हालत ठीक नहीं है, आपके मुख्यमंत्री को बहुत तंग किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज आईटीओ मेट्रो स्टेशन में विरोध कर रहे थे। जल्दी से विजुअल लेकर आई, तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, मैं भी केजरीवाल, यहां पर बैनर लगाया गया बहुत बड़ा। उसके बाद मैं भी केजरीवाल के जो कपड़े थे उसको पहनकर यहां पर पर्चे बांटे जा रहे थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ पैम्फलेट बांटे जा रहे थे, जिसमें रीजन गिनाए गए थे किस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है। इसके बाद आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे और पर्चा बांट रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब आपको सुनाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कैसे इस मामले को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड शरद रेड्डी ने खरीदे, उसके बाद उसे जमानत मिली। इससे मनी ट्रेल साबित होता है। गिरफ्तार होने के बाद उसने 55 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भाजपा के अकाउंट में यह पैसा सीधे तौर पे गया। इससे मनी ट्रेल साबित होती है। यह पूरी जांच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना और इस स्मोक स्क्रीन के पीछे एक्सटॉर्शन, पैसे की वसूली करना, जो कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी औरोबिंदो फार्मा और उसकी सब्सिडरी, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए और उनको जमानत मिली और उनको सरकारी गवाह बनाया, इस चीज से साबित होता है। इस मामले पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है। ईडी ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को हिरासत में ले जाने के बाद आम आदमी पार्टी में से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, फिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जो लोग स्वराज से शराब तक आ गए, जो अन्ना हजारे से शुरू करते थे, वो आज लालू प्रसाद यादव पर आ गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, आज भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त जो लोग हैं उनके साथ मिलकर प्रदर्शन करने लगे। और जो इस्तीफा मांगते थे लोगों का, अब वो ना इस्तीफा देने को तैयार है, ना जांच में शामिल होने को तैयार होते हैं नौसमान के बाद, और कहते हैं कि हम तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। मतलब कि पाब्लो एस्कोबार के बारे में हमने सुना था, जो विदेश में रहकर अपने नेटवर्क को जेल से चलाता था, परंतु जिस प्रकार से अब अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं, क्योंकि उनको सवालों का जवाब नहीं देना है कि शराब घोटाला किस प्रकार से किया गया। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। तो क्या वो कहना चाहते हैं जज साहब राजनीतिक हैं? जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिए जज साहब वो राजनीतिक हैं? जो संजय सिंह को नहीं दिए वो राजनीतिक हैं? आज कोई गया था उनके कि इनको
मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो ठीक है, अगर वो तो बर्खास्त हो गए होते तो हम तो बड़ी खुश होते, लेकिन माननीय कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको स्वीकार करते हैं। कोर्ट कोर्ट है, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब दें। अब सवाल आपके जहन में यह है कि दिल्ली में होगा क्या, दिल्ली का भविष्य क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे? संवैधानिक स्थिति क्या कहती है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? एलजी क्या करेंगे? मैं आपके तमाम सवालों का जवाब देता हूं और सारी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। केजरीवाल की जिद केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ा चुकी है। जेल से सरकार चलाने में कोई संवैधानिक रोक तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए, नैतिक रूप से देखा जाए तो संभव नहीं है। ऐसे में अब केंद्र सरकार कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। एलजी के पास राष्ट्रपति शासन सिफारिश करने की पूरी शक्ति होती है, क्योंकि एलजी अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं। तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ही विकल्प बचा है? क्या एलजी केजरीवाल की कुर्सी छीन लेंगे? इस नजरिए से दिल्ली हाईकोर्ट की आज की टिप्पणी काफी अहम है। आज की तारीख में ऐसा कोई नियम या प्रतिबंध नहीं है जो केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से रोकता हो। फिर भी अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है तो राष्ट्रपति या एलजी कदम उठाएंगे। ये अदालत के वर्ड हैं। न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत इसमें नहीं है। कार्यपालिका राष्ट्रपति शासन लागू करती है, एलजी मामले को देख रहे हैं, फिर यह मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा। जाहिर है केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं और दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है। एलजी प्रशासक भी हैं और केंद्र के नुमाइंदे भी हैं। लिहाजा केजरीवाल को हटाना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि फिर आखिर क्यों इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि ये तो फैसला कभी भी आसानी से ले सकते हैं। और इस्तीफा नहीं देने के पीछे केजरीवाल की रणनीति क्या हो सकती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प है, क्योंकि दिल्ली में फुल मेजॉरिटी वाली सरकार है। आम आदमी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जबरन हटा गया तो सवाल उठेंगे। केजरीवाल को इसका फायदा मिलेगा, सिंपैथी वोट उनको मिल सकते हैं, सिंपैथी पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। केजरीवाल इसका फायदा चुनाव में ले जा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल इस्तीफा दें तो बेहतर चुनी हुई सरकार बच सकती है, यह भी कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि संविधान क्या कहता है इसमें। दरअसल संविधान में इस बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी हुई है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होना या इस्तीफा देना अगर पड़े तो इस पर कोई संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8/3 यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो पद के लिए अयोग्य हो जाता है। और केजरीवाल के मामले में अभी सुनवाई चल रही है। इसके आधार पर ही उनको दोषी या बरी किया जाएगा। इसलिए केजरीवाल जेल जाने पर भी कानूनन सीएम पद पर बने रह सकते हैं। संविधान विशेषज्ञ से भी हमने राय ली, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस पर देश का संविधान क्या कहता है। आपको सुनवाते हैं संविधान विशेषज्ञ डीके दुबे ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री चूंकि जेल में है या हिरासत में है, इसलिए मुख्यमंत्री को सस्पेंड करेगा। सस्पेंड करने के बाद विधायक दल के नेता को ऑफर करेगा और विधायक दल का जो नेता नहीं होगा, या मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर ही विधायक दल का नेता अगर है, तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी को वो एक मैसेज देगा और उसको कहेगा कि नया विधायक दल का नेता आप चुन लीजिए, फला फला तारीख के अंदर हमको बताइए, ताकि नए मुख्यमंत्री के पद को भरा जा सके। पार्टी अगर ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि हम तो केवल अरविंद केजरीवाल जी को ही मुख्यमंत्री मानते हैं और इसके अतिरिक्त हम मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, यानी कि पार्टी ये तय करती है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा वो किसी और को विधायक दल का नेता नहीं बनाना चाहते, ऐसी परिस्थिति में तीसरा ऑप्शन एलजी के पास रहता है कि वो एक मिली जुली सरकार बना दे। मिली जुली सरकार से मतलब अपोजिशन के जो 8 विधायक हैं उनको बुलाए और इधर से कुछ विधायकों को बुलाए, मंत्रिपरिषद का ऑफर दे। नहीं लेंगे तो फिर ऐसी परिस्थिति में सरकार वो चला सकते हैं और इसके बाद अगर जिसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। और एलजी का एक बयान भी इस मामले में काफी अहम माना जा रहा है, जो उन्होंने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा था और कहा था किसी भी सूरत में जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा। और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। ऐसे में क्या अब दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ चली है? यहां आपको याद दिला दें कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को अदालत के आदेश से सजा हुई, जिसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया था।
झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने गिरफ्तार होने से पहले मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने वालों को नैतिकता और स्वस्थ परंपरा के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन दिल्ली वाला केस अलग हो गया, स्पेशल हो गया। देखना होगा कि दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, दिल्ली की जो राजनीति है, किस ओर जाती है।